तो स्टूडेंट्स, hello students. Today we are going to discuss about dimension formula and dimensional equation. So let's start with dimension dimension formula and dimensional equation. So first, डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन को अच्छे से समझने के लिए हम लोग पहले एक एग्जांपल लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। तो जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। जैसे मैंने एक क्वांटिटी सेलेक्ट करी, फोर्स। तो स्टूडेंट, फोर्स होता है मास मल्टीप्लाइड विथ एक्सेलरेशन। नाउ स्टूडेंट्स, मास एंड एक्सेलरेशन होता है स्टूडेंट्स चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। नाउ स्टूडेंट्स, किसी भी क्वांटिटी में जो चेंज होता है वो वही वाली क्वांटिटी आती है। जैसे स्टूडेंट्स, जैसे टाइम में चेंज निकालना, सपोज करो कि इनिशियली टाइम 10 सेकेंड है और थोड़ी देर बाद 15 सेकेंड हो गया, तो मैं आपसे बोलूँ चाहे टाइम में चेंज निकालो, तो आप बोलोगे 5 सेकेंड। तो स्टूडेंट, 10 सेकेंड भी एक टाइम है, इसका यूनिट भी सेकेंड है। 15 सेकेंड भी एक टाइम है। और जब हमने इसमें टाइम का चेंज कैलकुलेट किया तो 5 सेकेंड आया। 5 सेकेंड भी तो एक टाइम ही है, इसका यूनिट भी तो सेकेंड ही है। तो चेंज इन वेलोसिटी एक वेलोसिटी होगा, चेंज इन टाइम एक टाइम ही होगा। तो फॉर डायमेंशनल पर्पज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर डायमेंशनल पर्पज हम लोग ऐसा कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं मास और चेंज इन वेलोसिटी होता है स्टूडेंट, एक वेलोसिटी होता है। मतलब चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट वही होता है जो वेलोसिटी का होता है, डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमने यहाँ पे कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है स्टूडेंट, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं मास एज इट इज, और वेलोसिटी को हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट, यहाँ पे नीचे टाइम पहले से, तो ये हो जाएगा टाइम स्क्वायर। अब स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ ही होता है, जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट जस्ट लाइक अ लेंथ होता है। जैसे आप यहाँ से चल के और यहाँ तक पहुँच गए, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक की शॉर्टेस्ट लेंथ होगी। तो डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होता है स्टूडेंट्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन लेंथ का डायमेंशन ही होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक लेंथ होगा, अपॉन टाइम। तो टाइम को अगर मैं ऊपर न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर दूं तो टाइम ऊपर जाएगा, उसकी पावर जो है वो हो जाएगी स्टूडेंट -2। अच्छा, मास पे कोई पावर नहीं है तो हम 1 पावर लगा सकते हैं। और लेंथ जो है
उस पर भी कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो फोर्स है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फोर्स है ये हमारे पास एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। और स्टूडेंट ये जो मास है, जो लेंथ है और जो टाइम है, स्टूडेंट ये तीनों मास लेंथ टाइम, ये हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर्स आती है, ये जो पावर्स है, जैसे यहाँ पे ये पावर 1 आ रही है, यहाँ पे ये पावर 1 आ रही है, यहाँ पे ये पावर -2 आ रही है, इन पावर्स को ही हम लोग डायमेंशंस बोलते हैं। दिस पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशंस। तो स्टूडेंट देखो क्या हम डायमेंशन का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, whenever a derived physical quantity whenever a derived physical quantity is written in terms of fundamental physical quantities, then these fundamental quantities appears with some powers, and the powers on fundamental quantities are called dimension of derived quantity. तो स्टूडेंट ये जो पावर होती है यही क्या होती है, डायमेंशन होती है। तो अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं डायमेंशन का, तो डायमेंशन का डेफिनेशन लिखते हैं, whenever a derived physical quantity is written in terms of fundamental physical quantities, then these fundamental quantities then these fundamental physical quantities appears with some powers, appears with some powers, appears with some powers, or you can say exponents. These powers on fundamental physical quantities are called dimension of derived physical quantity. तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जो पावर्स आ रही है, यहाँ पे ये जो पावर्स आ रही है, ये जो पावर्स, ये जो एक्सपोनेंट्स आ रही है, इसी को हम लोग स्टूडेंट डायमेंशन बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स हम थोड़ा आगे बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स का जो मास में डायमेंशन है वो कितना है। तो मास पे कितना पावर आ रहा है, 1। तो फोर्स का मास में 1 डायमेंशन है। फोर्स का लेंथ में कितना डायमेंशन है, 1। और फोर्स का जो है वो टाइम में कितना डायमेंशन है, -2। तो स्टूडेंट ये डायमेंशन हमें क्या समझा रहा है, ये डायमेंशन हमें समझा रहा है कि ये जो फोर्स जो डेराइव्ड क्वांटिटी है वो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिफाइन हुई है या इन पे डिपेंड करती है, दैट इज मास, लेंथ और टाइम। और पावर अगर पॉजिटिव है तो उनके बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है, और पावर नेगेटिव है तो इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन है। तो अभी हम इसकी आगे बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे स्टूडेंट मास होता है, तो जब भी हम डायमेंशन लिखते हैं या डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं तो मास के लिए हम लोग यूज करते हैं कैपिटल M, और यू कैन से M1। ये जो कैपिटल M सिंबल है स्टूडेंट्स, ये कोई यूनिट का सिंबल नहीं है, ये डायमेंशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। सो लेंथ, सेकेंड है लेंथ, तो जब भी हम लेंथ का डायमेंशन लिखेंगे तो हम उसके लिए कैपिटल L का यूज करते हैं, और यू कैन से L1। ओके, टाइम की अगर हम बात करें तो जब भी स्टूडेंट्स हम लोग टाइम का डायमेंशन लिखेंगे, ये फंडामेंटल डायमेंशंस हो गए एक तरीके से, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है,
तो 7 फंडामेंटल डायमेंशन हो गए। टाइम के लिए हम लोग कैपिटल टी यूज करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला लिखते टाइम, और यू कैन से टी पावर 1। तो स्टूडेंट जैसे इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट की का डायमेंशन लिखेंगे, मतलब स्टूडेंट से मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, तो जब किलोग्राम आएगा तो हम एम लिखेंगे, कैपिटल एम, डायमेंशन के लिए ये सिंबल ओनली। लेंथ का मीटर होता है तो उस टाइम पे कैपिटल एल आ जाएगा, टाइम का सेकंड होता है, ये यूनिट है स्टूडेंट्स, ये यूनिट है। और ये क्या है, दीज आर द सिंबल फॉर डायमेंशन, ये डायमेंशन के लिए सिंबल है स्टूडेंट, दोनों में डिफरेंस समझना। इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या हो जाएगा, ए, और यू कैन से A1, और इसका यूनिट एम्पियर होता है। फिर स्टूडेंट टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर की बात करें तो हम लिख सकते हैं केल्विन, इसके लिए K1 लिखते हैं हम लोग, K लिखते हैं या फिर K1 लिखते हैं। फिर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डायमेंशन लिखते हैं तो स्टूडेंट हम लोग सिंपली मोल लिखते हैं या मोल पावर 1। और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसके लिए जब हम डायमेंशन लिखते हैं तो हम लोग CD लिखते हैं, कैंडेला, इसका यूनिट केल्विन है, इसका यूनिट मोल ही है, और लास्ट में कैंडेला, तो CD लिखेंगे और यू कैन से CD पावर 1। तो स्टूडेंट जब भी हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो फंडामेंटल डायमेंशंस इस तरह से यूज करेंगे, MLT, AK, मोल और CD। तो ये हमारे लिए डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया एक तरीके से। अब स्टूडेंट्स देखो, जैसे मुझे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, तो फोर्स के लिए तो देखो कोई भी सिंबल यूज में ले सकते हैं हम लोग, जैसे ये फोर्स है, तो फोर्स जो है, मैंने बोला था ना फिजिकल क्वांटिटी के लिए कोई भी सिंबल ले सकते हो, इसको आप कैपिटल F से भी लिख सकते हो, स्मॉल f से भी लिख सकते हो, P से भी लिख सकते हो, Q से भी लिख सकते हो, X से भी लिख सकते हो, किसी से भी लिख सकते हो। लेकिन स्टूडेंट देखो डायमेंशन के लिए जो सिंबल है, सिंबल फॉर डायमेंशन और सिंबल फॉर यूनिट, ये फिक्स है स्टूडेंट, इनमें अपन कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे जब भी हम लोग डायमेंशन लिखते हैं तो हम लोग ये बड़े वाला ब्रैकेट में लिखते हैं। तो जैसे फोर्स है, तो फोर्स के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो मैंने फोर्स जो है उसका सिंबल मैंने F ले लिया, ये फोर्स का मैंने सिंबल F ले लिया, इज इक्वल टू, तो फोर्स में क्या है, मास पावर 1 आ रहा है, तो मास पावर 1, तो मैं लिखूंगा M1, लेंथ पावर 1 आ रहा है तो L1, और टाइम पावर -2 आ रहा है तो T-2, और इस तरह से बड़ा वाला सर्किट बना देंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो ये हमने इस तरह से लिखा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो डायमेंशन है फोर्स का, डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास अगर हम बात करें तो वो कितना है, 1 है। फोर्स का जो मास में जो डायमेंशन स्टूडेंट वो कितना है, 1 है, और लेंथ में 1 है और टाइम में -2 है। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स अगर हम यहाँ पे बात करें, चलो सबसे पहले हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि यहाँ पर ये 1, 1 और -2, ये जो है स्टूडेंट्स, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस। ये क्या है, डायमेंशंस है, डायमेंशंस। अच्छा स्टूडेंट सेकंड, ये जो इस तरह से पूरा लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये वाला पूरा, ये M1 L1 T-2 पूरा, स्टूडेंट्स हम लोग इसको बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला M1 L1 T-2, इसको हम बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। और अगर मैं ये कंप्लीट बात करूं आपसे,
ये कंप्लीट मैं बात करूं आपसे, ये कंप्लीट दोनों साइड, लेफ्ट साइड आ गई, राइट साइड आ गई, और ये साथ में इक्वलिटी साइन भी आ गया। तो अगर मैं इस कंप्लीट की बात करूं, देखो लेफ्ट साइड आ गई, इक्वलिटी साइन आ गया, और राइट साइड आ गई, तो ये पूरे को हम स्टूडेंट्स बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स हम आगे बात करें इसमें, तो ये जो फोर्स है, इसका मास में डायमेंशन अगर देखें हम, डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास, तो वो कितना है, 1 है। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ फोर्स इन लेंथ, डायमेंशन ऑफ फोर्स इन लेंथ, तो वो क्या है स्टूडेंट्स, वो भी 1 है। पावर की डायमेंशन होती है। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ फोर्स इन टाइम, इन टाइम दैट इज -2। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि जो मास है, ये फोर्स जो है स्टूडेंट्स, फोर्स डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन मास, लेंथ एंड टाइम। मतलब डायमेंशन में क्या बता रहे हैं, कि ये पहले बात तो ये जो फोर्स है, ये मास पे डिपेंड करता है, ये लेंथ पे डिपेंड करता है, ये टाइम पे डिपेंड करता है। अब पावर से हमें क्या समझ में आता है, कि स्टूडेंट जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास पावर 1, और स्टूडेंट ये जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ पावर 2। मतलब अगर मास डबल करोगे तो फोर्स भी डबल हो जाएगा, जो रिक्वायरमेंट होगी फोर्स की। और तीसरा जो ये फोर्स है स्टूडेंट्स, दैट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम पावर -2। मतलब ये टाइम के साथ इनवर्स रिलेशन है, और यू कैन से इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और यू कैन से प्रोपोर्शनल टू 1 टाइम पावर 2। मतलब टाइम के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। तो ये इस तरह से इन क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। तो क्या होता है डायमेंशन, पावर्स को डायमेंशन बोलते हैं। ये जो ब्रैकेट में डायमेंशन फॉर्मूला है, पूरा डायमेंशनल इक्वेशन हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट देखो, आप देख रहे हो कि ये जो फोर्स है, ये मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे, इन पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा। तो अगर मैं एक्चुअल में एग्जैक्टली इसका फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखूं, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि फोर्स जो एफ है, तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। तो ये मास की पावर, मास में इसका डायमेंशन 1 है, लेंथ में 1 है, और टाइम में -2 है। बट जो रिमेनिंग, ये तो 3 फंडामेंटल हो गई, जो रिमेनिंग 4 है, इलेक्ट्रिक करंट जिसमें एम्पियर होता है, केल्विन हो गया, मोल हो गया, और कैंडेला हो गया, इन 4 फंडामेंट, इन पे तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो इनमें इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट स्टूडेंट क्या होता है, कि जब डायमेंशन जिसमें 0 होता है, जनरली हम कई बार उसको लिखते ही नहीं है। मतलब जैसे फोर्स का डायमेंशन अगर इन चारों में 0 है, ये 4 क्वांटिटीज में 0 है, तो हम लोग इसको लिखते ही नहीं है फॉर्मूले में। तो स्टूडेंट्स हम शॉर्ट में इतना ही लिखते हैं, m1 L1 T-2। अब इससे अपने आप पता चल रहा है कि फोर्स जो है वो इन 4 पे डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। इसलिए हम इतना ही लिख देते हैं स्टूडेंट्स। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ स्टूडेंट्स मैं आपको, दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो 11th का सिलेबस है, उसका जो मेजर पार्ट है वो मैकेनिक्स है। ऑलमोस्ट 70% सिलेबस जो है ऑफ 11th क्लास, दैट इज मैकेनिक्स। अब स्टूडेंट मैकेनिक्स में क्या होता है, स्टडी ऑफ मोशन होता है, स्टडी ऑफ मोशन होता है, ठीक है। अब मोशन में क्या होगा, जैसे स्टूडेंट्स ये कोई रोड है, सपोज ये कोई रोड है, तो इस पे एक कार ट्रेवल कर रही है सपोज। वो कार कुछ टाइम में यहां से यहां तक पहुंच जाती है। अब स्टूडेंट्स इस कार का एक डेफिनेट मास होगा,
ये एक डेफिनेट लेंथ ट्रैवल करेगी और इसको ट्रैवल करने में कुछ टाइम भी लगेगा। अब स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रिक करंट है उससे तो इसका मोशन इफेक्टेड होगा नहीं कि इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है, टेम्परेचर से भी नहीं होगा कि कार जो है वो दिन में चल रही है कि रात में चल रही है। मोल इसके अंदर एटम्स का नंबर समझाता है, तो ये किस सब्सटेंस से बनी है, कितने एटम्स है, उससे भी इसकी स्पीड वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और लाइट की इंटेंसिटी से भी नहीं पड़ने वाला। तो अल्टीमेटली हम देखें तो मैकेनिक्स के अंदर क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि जितनी भी क्वांटिटीज मैकेनिक्स में आएगी वो मास लेंथ टाइम पे डिपेंड करेगी। मतलब स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं कि मैकेनिक्स जो है उसमें जितनी भी क्वांटिटीज होगी, मैकेनिक्स के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज होगी उसमें अपन समझ सकते हैं कि मैकेनिक्स के अंदर जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो वैसे 7 होती है, बट मैकेनिक्स में हम समझ सकते हैं कि वो 3 होती है। एक मास होती है, दूसरा लेंथ और तीसरा टाइम, एमएलटी। तो क्या होगा जब भी कोई मैकेनिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, जैसे फोर्स ही हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला लिखते टाइम ये 3 क्वांटिटीज को लिखेंगे, क्योंकि मैकेनिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज बनेगी वो इन 3 से बनेगी। तो मैकेनिक्स में जब भी कोई डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो हम इन 3 से लिखेंगे। जैसे स्टूडेंट अपने मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, स्पीड। तो स्टूडेंट स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्टूडेंट डिस्टेंस क्या, एक लेंथ है, ये हो गया लेंथ अपॉन टाइम। अच्छा, सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप इसका यूनिट लिख लो, यूनिट से जरा आसान होता है डायमेंशन लिखना, हमेशा हम यही करेंगे। तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं मीटर पावर 1, सेकंड पावर ऊपर जाएगा तो -1। अब मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, मीटर लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे सपोज करो कि मैं स्पीड के लिए एक वी सिंबल ले रहा हूँ, वी, तो मैंने लिखा वी, ये बड़ा वाला ब्रैकेट बनाया। अब मैं डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, तो मीटर क्या है, लेंथ, तो लेंथ पावर 1, और टाइम कितना है, सेकंड, मैं सेकंड किसको बता रहा, टाइम को, तो टाइम पावर -1। तो ये स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब स्टूडेंट क्या हुआ कि स्पीड जो है ना ये केवल इन 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, बाकी की जितनी भी क्वांटिटीज है उन पे डिपेंड ही नहीं कर रही। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला कि मैकेनिक्स के अंदर जो क्वांटिटीज होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज मेनली 3 होती है, मास, लेंथ और टाइम। तो अपन ये बोल सकते हैं कि अपन को जनरली फॉर्मूला लिखते टाइम एमएलटी को काउंट कर लेना चाहिए। तो कोई स्टूडेंट ऐसे लिखता है पर मास पे डिपेंड नहीं कर रहा तो उसका 0 लिखेगा, L1 T-1, ये दिस इज T-1। और स्टूडेंट कोई अगर इस तरह से भी लिख देता है अनावश्यक, अननेसेसरी, वो सब कुछ दिखाना चाहता है कि T-1 एम्पियर, कैल्विन, मोल, कैंडेला, और इन सब पे 0 लगा देता है। तो मैं ये, मेरा कहने का मतलब ये सभी सही है, आपका फर्स्ट वाला भी सही है और ये भी सही है। और इवन स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे L1 T-1 है ना, तो पावर जब +1 होती है तो कई बार नहीं लिखते, मतलब LT-1 भी लिख देते हैं, LT-1। तो L का मतलब L पे 1 पावर है। तो ये सभी सही है स्टूडेंट्स, बट इनमें सबसे अच्छा कौन सा रहेगा आपके लिए हैबिट में लाना, वो रहेगा कि मैकेनिक्स में आप एमएलटी का यूज करें, मतलब ये आपके लिए सबसे बेस्ट वे रहेगा। मतलब सारे ही सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत है, बट सबसे बेस्ट रहेगा एमएलटी के। अब आपको सर एम को क्यों ले रहे हैं, बाकी को क्यों नहीं, तो मैं बता रहा हूँ कि मैकेनिक्स में 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, एमएलटी, और बाकी उनसे डेराइव्ड है। तो आप जब डायमेंशन एनालिसिस करोगे तो आपको ये एम पावर 0 का भी यूज आएगा। तो बेटर ये होगा स्टूडेंट की हैबिट में आप एमएलटी फॉर्मेट को लेके आओ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये समझ लिया स्टूडेंट्स कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। अब स्टूडेंट हम डायमेंशन एनालिसिस करेंगे। लेकिन स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं कि डायमेंशन एनालिसिस करने के लिए अपने को फिजिक्स की जो क्वांटिटीज है उनका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना आना चाहिए या लर्न होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसमें फिजिक्स की सारी क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालना सिखा रहा हूँ। अब डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। देखो ये स्पीड है तो इसका मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, ये स्पीड का फॉर्मूला हो गया।
फिर फॉर्मूले से मेरे पास क्या आया, यूनिट आ गया इसका। तो क्या होगा, कोई भी क्वांटिटी होगी, जैसे स्पीड एक क्वांटिटी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उस क्वांटिटी का एक फॉर्मूला लिखूंगा। अब स्टूडेंट हो सकता है वो फॉर्मूला पूरी तरह सही नहीं हो, बट उस फॉर्मूले से जो यूनिट है वो सही आ जाना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट फॉर्मूला तो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ हमारा पर्पस सिर्फ ये डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, ये हमारा टारगेट है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें इसका डायमेंशन एनालिसिस टॉपिक के अंदर यूज होगा। तो हम कोई भी क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखेंगे तो हम जो वो अप्रोक्स फॉर्मूला लिखेंगे, हो सकता है वो एग्जैक्ट भी हो, अप्रोक्स भी हो, पर मैं ये नहीं करके ऑलवेज एग्जैक्ट ही लिखूंगा, लेकिन उससे जो यूनिट है वो बिल्कुल सही आ जाएगा। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जितनी भी मैक्सिमम क्वांटिटीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। अब मैं कह रहा हूं कि आप भी क्या करें, कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले तो आप बिल्कुल लर्न करें, रटें, और कुछ के आप निकालना सीखें, और जितना मैक्सिमम आप लर्न कर सकते हैं और निकालना सीख सकते हैं उतना मैक्सिमम करें। बाकी अगर आपसे, जैसे मैं मान लो आपको 60 क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला निकलवाता हूँ, तो आप जितना मैक्सिमम आपसे हो सके उसमें जो मेन क्वांटिटीज है उनके लर्न कर ले, बाकी के निकालना सीख ले, और फिर आप क्या करें उसमें आगे धीरे धीरे लर्न करें उनको। और नहीं भी होता है तो कोई टेंशन नहीं करें, जितना हो सके उतना लर्न करें। बाकी चैप्टर में जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे वैसे वैसे फॉर्मूलाज लर्न होंगे, तो यूनिट्स निकालना आएगा, तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालना ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि सर आपने 60 क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले निकलवा दिए, इन सबको लर्न करना है क्या, इन सबको रटना है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। बट जितना मैक्सिमम की लर्निंग कैपेसिटी हो उतना कर लें, बाकी धीरे धीरे अपने आप चैप्टर में लर्न हो जाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चंस में जनरली यूज आते हैं वो कर लें, और ज़्यादा टिपिकल ऐसे होंगे नहीं। आप अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो आपको फाइंड करना आप सीख लेंगे, और थोड़ा लर्न तो करना ही पड़ता है। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं, क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं, एरिया। अब स्टूडेंट्स जैसे एरिया की बात करें तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो हम लोग लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आप कहेंगे सर ये तो रेक्टेंगल का एरिया होता है, बट मैं कहूंगा स्टूडेंट्स जैसे इसका यूनिट अगर हम कैलकुलेट करें तो लेंथ का जो यूनिट आएगा वो होगा मीटर, और ब्रेथ का भी मीटर, तो इसका जो यूनिट आएगा वो मीटर स्क्वायर आएगा। अब आप किसी का भी एरिया निकाले, चाहे स्क्वायर का निकाले सर्कल का निकाले, यूनिट तो यही आने वाला है। तो हमारा जो मेन टारगेट है यहाँ पे वो यूनिट फाइंड करना है, क्योंकि जब यूनिट पता होगा स्टूडेंट्स तो हम डायमेंशन फॉर्मूला लिख पाएंगे। तो चाहे आप कोई सा, मैंने कहा ना ये फॉर्मूला एग्जैक्ट नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, दीज फॉर्मूलाज आर नॉट एग्जैक्ट, दीज आर अप्रोक्सीमेट फॉर्मूलाज। बट हमारा टारगेट यूनिट है। अब स्टूडेंट्स यूनिट आ गया, तो अब हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं इसका। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो मैंने कहा था मैकेनिक्स में हम एमएलटी को यूज करेंगे, तो मास, लेंथ और टाइम। अब स्टूडेंट्स इसमें किलोग्राम तो आया नहीं ना, तो मास का तो डायमेंशन जीरो हो जाएगा, और सेकंड भी नहीं आया तो टाइम का भी जीरो हो जाएगा। और मीटर किसको बता रहा है, लेंथ को, तो लेंथ पे कितनी पावर आ रही है, मीटर पे 2 पावर आई, तो लेंथ में 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स। नाउ हम सेकंड क्वांटिटी यूज करते हैं, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम, अच्छा स्टूडेंट इनके क्वांटिटीज के लिए आप कुछ भी सिंबल ले सकते हो, जैसे एरिया के लिए आप कैपिटल ए भी लिख सकते हो, एस भी लिख सकते हो, इनके लिए ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मैंने पहले भी बताया आपको। तो अभी हम सिंबल्स को यूज नहीं कर रहे हैं ज्यादा, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होता है, तो वॉल्यूम जैसे क्यूब का वॉल्यूम लिखें, तो आप क्या लिखोगे, साइड क्यूब। अब साइड क्या एक लेंथ ही तो है स्टूडेंट्स, साइड एक लेंथ ही तो है, तो आप लिखोगे लेंथ क्यूब। तो यूनिट क्या लिखोगे आप, मीटर क्यूब। देखो हम यहाँ पे लास्ट ये यूनिट लिख रहे हैं, हम यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, यूनिट। पहले हम क्या लिख रहे हैं, क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी लिखने के बाद सेकंड नंबर पे हम लोग क्या लिखते हैं, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला, फिर यूनिट, और फिर डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला। तो हमारा सभी में यही सिस्टम रहेगा, पहले हम फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे, फिर हम उसका एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला लिखेंगे, वहां से हमें यूनिट मिलेगा, और लास्ट में डायमेंशन फॉर्मूला। तो यहाँ पे स्टूडेंट डायमेंशन फॉर्मूला क्या मिलेगा,
तो मास लेंथ टाइम अगर हम लिखते हैं तो इसमें सेकंड नहीं आ रहा तो टाइम का तो जीरो हो जाएगा, किलोग्राम नहीं आ रहा तो मास का भी जीरो हो जाएगा, और लेंथ पे 3 पावर आ जाएगी। तो m0 l3 t0 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। थर्ड थर्ड है स्टूडेंट डेंसिटी। देखो वॉल्यूम को जनरली कैपिटल वी से ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। तो डेंसिटी है तो कुछ बुक्स में डी से भी लिखते हैं, कुछ में ये वाला सिंबल भी यूज करते हैं। ये ग्रीक अल्फाबेट का सिंबल है, इसका नाम है रो, RHO, ये इसका नाम है। और ये यहाँ पे किसको बता रहा है, यहाँ ये डेंसिटी को बता रहा है। तो डेंसिटी जो होती है वो कौन सी वाली डेंसिटी है, एक ऑप्टिकल डेंसिटी भी होती है, ये मास डेंसिटी है स्टूडेंट्स, और यू कैन से मास डेंसिटी। तो ये होता है स्टूडेंट्स मास अपॉन वॉल्यूम। मास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अभी इसमें देखो क्या होगा, अगर आपको स्टार्टिंग वाले लर्न होंगे तो आगे वाले ऑटोमेटिक लर्न होंगे। तो मास का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, किलोग्राम, और ये वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम पे कितना पावर है 1, और मीटर पे जाएगा तो मीटर पे -3 पावर हो जाएगा। अब हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। तो मास, लेंथ और टाइम। अब सेकंड तो आ नहीं रहा तो टाइम में तो जीरो हो गया, किलोग्राम पे 1 पावर आ रहा तो मास पे 1 आ जाएगा, और मीटर पे -3। मीटर किसको बताता है स्टूडेंट्स, एम का मतलब आप एम मत समझ लेना, यहाँ मीटर है, मीटर लेंथ को बताता है। तो लेंथ -3, किलोग्राम मास को बताता है, मीटर लेंथ को बताता है। तो इस तरह से ये डेंसिटी हो गया। फिर इसके बाद हम लोग ले रहे हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वांटिटी हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, डिस्टेंस और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट और यू कैन से स्टूडेंट लेंथ। कई बार आप सुनोगे पाथ लेंथ, कई बार आपको सुनने को मिलेगा वेव लेंथ। तो स्टूडेंट ये सब क्या है, ये सब के सब स्टूडेंट्स लेंथ ही है, ये सब के सब क्या है, लेंथ है। तो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो या पाथ लेंथ हो या वेव लेंथ हो, ये सब लेंथ ही है। तो इनका यूनिट क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, तो लेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आने वाला है, L1, टाइम में तो जीरो आने वाला है और मास में भी जीरो आने वाला है। तो ये इन सब के लिए सेम ही होगा स्टूडेंट्स। नाउ फिफ्थ क्वांटिटी की हम बात करते हैं। सो फिफ्थ पे हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स स्पीड और वेलोसिटी। तो स्टूडेंट स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होता है। तो इसके लिए मैं अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला क्या यूज में ले रहा हूँ, मैं यूज में ले रहा हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप बोलेंगे सर वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, लेकिन फिर मैंने बोला कि ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यूनिट क्या आएगा यहाँ से, तो मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर पावर 1 और सेकेंड पावर -1। तो अब डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, मास, लेंथ और टाइम। अब सेकेंड पे -1 आ रहा है तो टाइम पे -1 आ जाएगा, और मीटर लेंथ को बताता है तो उस पे 1 आ रहा है और मास पे 0। तो ये हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी का हो गया स्टूडेंट। सिक्स 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 ये हमारे पास 5 क्वांटिटीज हो चुकी है। तो अब 5 क्वांटिटीज के बाद हम ले रहे हैं सिक्स क्वांटिटी, क्वांटिटी नंबर 6। तो स्टूडेंट्स जिन क्वांटिटीज का सेम होगा, यूनिट सेम होगा, डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, उनको सबको एक साथ ले लेंगे हम लोग। तो 100 क्वांटिटीज भी होगी ना पूरी, तो वो हमारी 50-60 के अंदर कवर हो जाएगी। तो सिक्स में क्या होगा, सिक्स में हम लोग ले रहे हैं एसेलरेशन। एसेलरेशन तो स्टूडेंट एसेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि चेंज इन वेलोसिटी एक वेलोसिटी ही होता है, टाइम ही होता है। तो अगर यहां से हम लोग इसका यूनिट लिखे तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड।
तो इसके नीचे हम 1 लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब मीटर पावर 1 सेकेंड पावर -2। तो अब अगर एसेलेरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए, ये एसेलेरेशन को मैं ए सिंबल ले देता हूँ। तो एसेलेरेशन का अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला लिखूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मास, लेंथ और टाइम। तो मास में स्टूडेंट्स देखो, इसमें किलोग्राम नहीं आ रहा ना, तो किलोग्राम नहीं आ रहा तो मास 0 हो गया। मीटर पे कितना पावर है, मीटर लेंथ को बताता है तो 1, और टाइम पे -2। तो स्टूडेंट ये एसेलेरेशन हो गया स्टूडेंट्स। 6 क्वांटिटीज हम 6th नंबर पे पहुंच चुके हैं। नाउ 7th। तो 7th पे हम लोग ले रहे हैं स्टूडेंट्स लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। अच्छा स्टूडेंट, जो लीनियर क्वांटिटीज होती है ना, उनके आगे लीनियर बोलना नहीं पड़ता, मतलब इसको सिंपली आप मोमेंटम भी बोल सकते हो, मोमेंटम। और स्टूडेंट एक क्वांटिटी और बोल रहा हूं मैं, जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स। कौन सा इम्पल्स होगा, वो लीनियर इम्पल्स होगा। तो इम्पल्स होता है स्टूडेंट चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। अब मैंने आपको क्या बताया था, किसी में क्वांटिटी में चेंज जो होता है वो खुद क्वांटिटी होती है। तो चेंज इन मोमेंटम एक मोमेंटम ही तो होगा। तो इम्पल्स का वही आएगा जो मोमेंटम का आएगा। अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। चलो हम यूनिट लिखते हैं स्टूडेंट्स। अभी हम क्या लिख रहे हैं, यूनिट। तो मास का किलोग्राम, और इनटू ये डेस है, ये माइनस नहीं है, ये डेस है। डेस मतलब मल्टीप्लाई होता है। एसआई सिस्टम में क्या होता है, जब भी दो यूनिट मल्टीप्लाई होते हैं तो डेस से लिखते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट्स किलोग्राम पावर 1, मीटर पावर 1, और सेकंड ऊपर जाएगा तो उसका पावर -1 हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम को जनरली स्मॉल पी से लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे स्मॉल पी जो है लीनियर मोमेंटम, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स। सो मास, लेंथ और टाइम। अब देखो यहाँ किलोग्राम आ रहा है, वो मास को बताता है, मास का यूनिट है तो उस पे 1। मीटर किसका है, लेंथ का, तो उसके भी 1, और टाइम का हो गया -1। तो ये लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वांटिटी पे हम बात करते हैं, 8th। तो ये स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो अब जो मैं क्वांटिटी लिखने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो 8th क्वांटिटी हम लोग लिख रहे हैं, दिस क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। दिस इज फोर्स। ये स्टार मार्क कर ले, क्योंकि इसकी हेल्प से आप बहुत के लिख पाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट ये जो इम्पल्स अपन ने लिखा है ना, आप आगे देखेंगे ये फोर्स इंटू टाइम के इक्वल भी होता है। फोर्स इंटू टाइम। तो आप फोर्स इंटू टाइम से भी निकाल सकते हैं इसका लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स का। तो फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रटा हुआ होगा सबको, ठीक है, रटना पड़ेगा। तो फोर्स होता है मास इंटू एसेलरेशन। मास इंटू एसेलरेशन। अब स्टूडेंट्स, अब अभी हमने देखा था, यूनिट लिखते हैं इसका। अब हम इसका यूनिट लिख रहे हैं, ऐसा यूनिट। तो मास का होता है किलोग्राम, इंटू एसेलेरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को स्टूडेंट न्यूटन बोलते हैं। न्यूटन एक साइंटिस्ट था, इसलिए कैपिटल एन यूज कर रहा हूँ। अगर पूरा नाम लिखूंगा ना स्टूडेंट्स, तो क्या लिखूंगा, इसका अगर पूरा नाम लिखूंगा तो स्मॉल ही लिखूंगा, लेकिन सिंबल कैपिटल लिख रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स ये हो क्या गया, ये हो गया किलोग्राम पावर 1, मीटर पावर 1, और सेकेंड पावर -2। ये हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट फोर्स को मैं यहाँ एफ से डिनोट कर रहा हूँ। तो देखो मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स देखो, मास, लेंथ एंड टाइम। अब मास पे कितना पावर है, 1। किलोग्राम पे 1 पावर है ना, मीटर पे भी 1 पावर है, तो लेंथ पे भी 1, और टाइम पे -2। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं ये मानता हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो आपको बिल्कुल एकदम पक्का सा रटा हुआ होना चाहिए। इसको मैंने दे दिया है 7 स्टार। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डायमेंशन के अंदर ये वाला फॉर्मूला, m1l1t-2। आप 5 बार बोले फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, m1l1t-2, m1l1t-2, इस तरह से रिपीट करें बार बार। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, 9th।
चलो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, बोर हो गई इस कलर से। तो 9th। तो फोर्स हमने देख लिया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग लिख रहे हैं वर्क एंड एनर्जी। जो वर्क का होगा ना स्टूडेंट्स, वही डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी के लिए होता है, क्योंकि वर्क, एनर्जी और वर्क एक दूसरे के फॉर्म होते हैं। हम लोग बोलते हैं एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। सो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट्स, अब इसका यूनिट लिखते हैं हम लोग। तो फोर्स का यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। स्टूडेंट इसको एक नया नाम दिया है जूल। पूरा वो लिखेंगे तो हम लिखेंगे स्मॉल, दिस इज जूल। न्यूटन इंटू मीटर इज जूल। अब न्यूटन को अगर अपन ओपन करके लिखे तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो न्यूटन को हम लिखेंगे किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, जो फाइनली हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, किलोग्राम पावर 1 मीटर पावर 2 और सेकेंड पावर -2। अच्छा स्टूडेंट, इसकी जगह हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब ये सारा यूनिट हमारे पास आ गया, उसकी जगह हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं। जैसे फोर्स का हमें आता है, फोर्स का हमने रटा हुआ है m1 l1 t-2, ये फोर्स का रटा हुआ, और डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होता है तो इसका l1। अब स्टूडेंट डायमेंशन और वर्क और एनर्जी को मैं w से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डायमेंशन वैसे ही ऐड होते हैं जैसे एल्जेब्रिकली पावर्स ऐड होती है। तो ये हो जाएगा m1 l पावर 1 l पावर 1, तो l पावर 1 + 1 हो जाएगा 2, और t पावर हो जाएगा -2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास वर्क और एनर्जी का हो गया। अब स्टूडेंट टेंथ नंबर पे लेते हैं हम, वर्क और एनर्जी हमारा हो गया। तो 10th नंबर पे हम लेते हैं पावर। तो स्टूडेंट पावर का डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग। तो इसके लिए मैं, पावर के लिए मैं जो सिंबल यूज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो थोड़ा सा ये वाला पी यूज कर रहा हूँ। देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, सिंबल्स बड़े कई बार कंफ्यूज करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, मेरा ये सिस्टम है कि जैसे मैं क्या करता हूँ कि एक स्मॉल पी बनाता हूँ, एक कैपिटल पी बनाता हूँ, और एक स्टूडेंट थोड़ा इस तरह से स्टाइलिश पी बनाता हूँ। तो मैं इसके लिए इसको मोमेंटम के लिए यूज करता हूँ, मोमेंटम के लिए। इस वाले को मैं प्रेशर के लिए यूज करता हूँ, और इस वाले को मैं पावर के लिए यूज करता हूँ। तो मैं ये वाला स्टाइलिश टाइप का पी यूज करूंगा यहाँ पे पावर के लिए। तो स्टूडेंट्स, पावर क्या होता है स्टूडेंट, वर्क अपॉन टाइम। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। और स्टूडेंट वर्क अभी अभी हमने पढ़ा था, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया ये। तो स्टूडेंट्स, अच्छा यूनिट क्या आएगा इसका, एसआई यूनिट की बात करें तो स्टूडेंट ऐसा यूनिट हमारे पास क्या आने वाला है, तो वर्क का ऐसा यूनिट होगा, अभी अभी पढ़ा था जूल, और टाइम का सेकंड। तो जूल पर सेकंड को वॉट बोलते हैं। वॉट भी एक साइंटिस्ट है, इसलिए कैपिटल डब्ल्यू लिख रहा हूँ, और पूरा लिखेंगे तो स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे वॉट। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा अब देखो, डायमेंशन के लिए मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको फोर्स का रटाया है, तो मैं ये यूज कर रहा हूँ। तो पावर का डायमेंशन फॉर्मूला में क्या लिख रहा हूँ, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। अच्छा पहले यूनिट तो हमने लिख ही लिया, बट अब आगे इसको ओपन तो ओपन कर सकते हैं, बट ओपन करने का ऐसा कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 t-2, ये हो गया फोर्स का। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, तो लेंथ का हो जाएगा स्टूडेंट्स l1, और टाइम का नीचे t1 हो जाएगा, लेकिन उसको ऊपर भी तो लेके जाना है। तो टाइम जब न्यूमरेटर में जाएगा तो टाइम -1 हो जाएगा ना। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पावर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, m1, अब देखो L1 और L1 हो गया L2, और t-2 पहले से और -1, तो -2 और -1 हो गया -3। तो ये पावर का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स। तो यहां तक हमने कवर कर लिया। नाउ 11। अब 11 पे हम बात करते हैं। तो 11 में मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट्स प्रेशर।
और प्रेशर और स्ट्रेस, एक क्वांटिटी आप पढ़ोगे स्ट्रेस, ये तीन टाइप का स्ट्रेस पढ़ोगे आप लोग। तो प्रेशर के लिए पी सिंबल जनरली लिखते हैं, और स्ट्रेस के लिए स्टूडेंट ये सिंबल लिखते हैं सिग्मा, दिस इज कॉल्ड सिग्मा। ये सब ग्रीक अल्फाबेट के लेटर्स हैं। तो इन दोनों का सेम फॉर्मूला होता है, इसलिए मैंने एक साथ लिया है, और वो होता है स्टूडेंट फोर्स अपॉन एरिया। देखो स्टूडेंट, फोर्स कितना इंपॉर्टेंट है। देखो आपने फोर्स का लर्न किया, अब वर्क क्या हो, वर्क और एनर्जी क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पावर हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। प्रेशर हो गया फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया हो गया, तो यूनिट लिखते हैं अब एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। तो फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है स्टूडेंट्स, और एरिया का स्टूडेंट्स है मीटर स्क्वायर। तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट पास्कल, दिस इज कॉल्ड पास्कल। अब स्टूडेंट डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं इसका, प्रेशर का ये और स्ट्रेस का। तो देखो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होगा m1l1 t-2, और एरिया का क्या होगा स्टूडेंट्स, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, तो उसका हो जाएगा लेंथ पावर 2। तो अल्टीमेटली देखो ये कैलकुलेशन के बाद क्या बनेगा, m1, और ये लेंथ पावर 1 से लेंथ पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे लेंथ पावर 1 आएगा, जिसको ऊपर ले जाएंगे तो लेंथ पावर -1 हो जाएगा, और t पावर -2। देखो स्टूडेंट, फोर्स में क्या होता है, लेंथ पावर 1 होता है, और प्रेशर में क्या होता है, लेंथ पावर -1 होता है। फोर्स और प्रेशर सेम सा ही है, बस लेंथ का पावर एक में +1 होता है और एक में -1 होता है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज बता दूं मैं आपको, कि सेम यही डायमेंशन फॉर्मूला एक चीज पढ़ेंगे हम, जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी यही होता है, जो प्रेशर और स्ट्रेस का होता है, लेकिन उसको मैं थोड़ा आगे बात करूंगा, क्योंकि अभी आप ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हो इसमें। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास में प्रेशर और स्ट्रेस। अब 12 नंबर पे मैं नेक्स्ट ले रहा हूं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन होता है स्टूडेंट्स चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, जैसे चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ। जैसे स्टूडेंट्स एक एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो कि ये कोई रोड है, अब इसकी इनिशियल लेंथ एल है, अब आपने इसको दोनों तरफ से फोर्स करके खींचा ऐसे, तो खींचोगे तो इसकी लेंथ तो इंक्रीज हो जाएगी ना, इसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा हो जाएगी पहले से। तो मान लो इसकी लेंथ एल डेस हो गई। अब चेंज इन लेंथ क्या आएगा, फाइनल लेंथ एल डेस माइनस इनिशियल लेंथ एल। अब चेंज इन लेंथ भी तो एक लेंथ ही तो होगा ना स्टूडेंट्स, चेंज इन वेलोसिटी एक वेलोसिटी होता है, तो चेंज इन लेंथ भी तो एक लेंथ ही होगा, और इनिशियल लेंथ भी एक लेंथ ही है, तो ये तो लेंथ अपॉन लेंथ हो गया। तो अगर इसका यूनिट की बात करें अपन, तो लेंथ का यूनिट मीटर होता है, और लेंथ का मीटर, तो ये कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी हो गई। स्ट्रेस कैसी क्वांटिटी हो गई, यूनिटलेस, दिस इज इंपॉर्टेंट। स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेन, इसको जनरली ई लेटर से लिखते हैं। तो स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी हो गई, यूनिटलेस। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका हो जाएगा m0l0t0, क्योंकि यूनिट ही नहीं है, इसका डायमेंशन भी नहीं आ रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्ट्रेन हमारे लिए यूनिटलेस क्वांटिटी हो गई स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करते हैं, इतना आप लर्न कीजिए, और रिमेनिंग सारी क्वांटिटीज हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ऑलमोस्ट सारी की सारी क्वांटिटीज। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वहां से हम डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, आप कोशिश करें जितना आप लर्न कर सकते हैं मैक्सिमम। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।